हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। मेरा नाम प्रशांत। मैं आपके लिए फिर से क्लास हिस्ट्री का सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी का। कल के वीडियो में जैसा कि आप लोगों से बात हो चुका था कि यात्रा के कारण क्या क्या होते हैं। जो पहले के समय के जो आपके पिछले के जो समय के आदिवासी सब थे, आदि मानव, उनका उनका जो यात्रा होता था इन निम्न निम्न जो है कारणों से होता था। काम के तलाश में, प्राकृतिक आपदा के कारण हो जाता था यात्रा। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो वो दूसरे जगह पे विस्थापन करते थे। नए क्षेत्रों के तलाश में भी उत्सुकतावश, और धर्म प्रचार के लिए, फिर नए प्रचार के लिए। जैसे जैसे समय बीतते गया तो धर्म प्रचार और नए विचार के लिए भी यात्रा का आरंभ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद दूसरे मतलब कि पैराग्राफ पे उस चैप्टर के, कि आज के लोग जो यात्रा करते हैं वो क्यों करते हैं। इस बात को देखा जाए कि आज के लोग यात्रा जो करते हैं वो क्यों करते हैं, तो इसका कुछ पॉइंट्स हम लिख करके आए हैं। क्योंकि पॉइंट्स जो है पहले लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता था, इसके कारण से मैं पॉइंट्स पहले लेकर के आया हूँ। तो आज के लोग जो यात्राएं करते हैं ना, उसमें रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। फिर उसके बाद पर्यटन व सैर के लिए यात्रा करते हैं। कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए यात्रा होती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए यात्रा होती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखें कि यूक्रेन में बहुत सारे छात्र थे जो कि वापस लाए गए युद्ध के कारण, फंसे होने के कारण युद्ध में। तो वो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ही यहाँ से यूक्रेन गए थे। बाकी भारत में भी बहुत सारे नज़दीकी पड़ोसी देश से आते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जैसे भूटान से यहाँ आते हैं, नेपाल से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बहुत सारी जगह से आते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बाकी उसके बाद और यात्राओं में शामिल है सम्मेलन वो समारोह, अगर कहीं होता है तो उसके लिए भी लोकल्स यात्रा करते हैं। फिर नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए भी यात्रा हो जाती है, और स्वास्थ्य उपचार के लिए भी यात्रा की जाती है वर्तमान के समय में। और फिर इसके बाद ये यात्राओं को लेकर के कुछ पक्ष थे जो कि पहले के समय के जो है पहले के समय के आदि मानव और वर्तमान समय में जो हम लोग हैं उनके यात्राओं में अंतर क्या क्या थे। और अब देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया क्यों कहा जाता है, मतलब कि एशिया हालांकि कॉन्टिनेंट है लेकिन भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे कि दक्षिण एशिया जो है ना, ये बना हुआ है आधुनिक भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये सब दक्षिण एशिया के हिस्से हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि सार्क जो हम लोग का ये है संगठन है, सार्क संगठन, ये इसी भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी में ये मालदीव और अफ़गानिस्तान इसके साथ जुड़ते हैं, तो सार्क कहलाता है, सार्क संगठन कहलाता है। हालांकि वर्तमान में अफ़गानिस्तान अभी नहीं है। जब से 15 अगस्त 2021 में जो वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान के जब से सत्ता हुई है, तब से सार्क इसके सम्मेलन में भाग नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे मालदीव, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, और यहाँ के इस जगह के, इस क्षेत्र के जो भी समस्या होते हैं उनको, उनके समाधान की कोशिश की जाती है। और इसके बाद दक्षिण एशिया में ईरान, चीन, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, ये सब पड़ोसी देश को दर्शाता है दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसके विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, देखिए एक तो विशालता है, उसके बाद फिर समुद्र, पहाड़ी और पर्वत से बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है ये आपको थोड़ा सा दर्शा के दिखाते हैं कि जैसे भारत है, भारत का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है,
ये भारत का जो क्षेत्र है, तो आप देख रहे हैं कि ये इधर से अरेबियन सी से घुरा हुआ है और इधर बे ऑफ बंगाल है। फिर उसके बाद इस जगह हिमालय पर्वत है, बहुत सारे यहाँ पे पठार हैं। तो इसके वजह से क्या है ना कि ये क्षेत्र जो है ना पूरा इस जगह का पाकिस्तान और फिर इधर अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल और ये भूटान इस जगह जो मिला हुआ है, इधर फिर बांग्लादेश हो गया, फिर इधर श्रीलंका हो गया। तो इस कारण से इन क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र में विविधता है और प्राकृतिक विविधता है, जिसके वजह से इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यही इन्हीं कारणों से दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम अगर पीछे चले कि जो आदि मानव है, तो उसमें से उसके बाद आदि मानव के बाद से उसके बाद 600 BC में उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे बाहर से कुछ लोग आए और यहीं होकर के रह गए, यहीं के बासिंदे बन कर के रह गए। मतलब कि बाहर से आए और यहीं के बासिंदे बन के रह गए। तो उनकी संस्कृति और यहाँ जो उस समय के वर्तमान में जो यहाँ पे जो आदमी लोग रहते थे, तो उनकी संस्कृति परंपराएं ये सब आपस में घुल मिल गई और घुल मिल जाने से सांस्कृतिक परंपराओं का में समृद्धि आई। ठीक है ना। एक बाहर से आया हुआ उसका सांस्कृतिक और उसका परंपरा, उसका धर्म, और यहाँ जो रह रहे हैं उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और उसका धर्म आपस में जब मिले तो और भी सांस्कृतिक परंपराओं में समृद्धि आई। कई सौ वर्षों में नए विचार अपनाते गए। तो इसी तरह से भारत विविधताओं का और विविधताओं का देश बनता गया। अब हम थोड़ा सा देखेंगे बुक से। कई सौ वर्षों के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, जिसके कारण से सांस्कृतिक परंपराओं में समृद्धि आई। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, देश का नाम कैसे पड़ा। तो देश का नाम पहले बुक से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट नोट जो बनाए हैं उसको आपको दिखाएंगे। तो हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हमारे संविधान में इंडिया लिखा हुआ है और भारत लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 1 में ही, जो हमारे भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब कि इंडिया तथा मतलब भारत, इंडिया यानी कि भारत एक संघ देश कहलाएगा, संघ का देश कहलाएगा। संघ देश है भारत, क्या है, संघों का देश है। तो इंडिया शब्द क्या है, तो इंडिया शब्द यहाँ पे ये है कि इंडस से निकला है। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इस इंडस को ना संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो सिंधु नदी है, जैसा कि जानते हैं आप, भारत के उत्तर क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु है, सिंधु नदी। तो सिंधु से ही इंडस निकला है और इंडस से इंडिया। तो इसको कौन निकाल करके दिया, तो बात आता है ईरानियों और यूनानियों ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ईरानियों तथा यूनानियों ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व हिंदोस अथवा इंदोस, ये जो दो आप देख रहे हैं ना, हिंदोस और इंदोस, इसको है ना नदी के पूर्व में जो स्थित था उस प्रदेश को इंडिया कहा गया। हिंदोस तथा इंडोस जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र को कहा गया, और इसके पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडिया कहा गया। देखिए इससे समझिए, मैप से अगर समझा जाए तो इस जगह है, जैसा कि जान रहे हैं कि हम इस जगह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे
सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के जो यहाँ क्या दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, इस साइड वाला क्षेत्र, इस साइड वाला क्षेत्र को क्या कहा गया, हिंदोस तथा इंदोस, हिंदोस या फिर इंदोस कहा गया। और इसके पूर्व के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को इंडिया कहा गया। ठीक है, तो इधर हिंदोस या इंदोस, और इस मतलब कि ये हो गया उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, और इधर वाले क्षेत्र को इंडिया कहा गया। ठीक है, और फिर इसके बाद भारत जो नाम आया है वो आया है, भरत नाम का समूह रहता था किस क्षेत्र में भरत नाम का समूह जो है ना, वर्तमान जो भारत है उसके इस क्षेत्र में, यहाँ पे जो है भरत नाम का समूह रहता था। तो एक समूह था जिसका नाम भरत था, उसी के नाम पे भारत लिया गया है। तो इसका जो है उल्लेख किस में है, उल्लेख है संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में है। ठीक है ना, जैसा कि पता है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो प्रथम जो वेद है ऋग्वेद, जो 3500 वर्ष पुराना है, उसमें उल्लेख किया गया है कि भरत नाम का समूह इस जगह रहता था। तो इस वजह से इसी को बाद में फिर प्रयोग में, देश के नाम के प्रयोग में आने लगा, देश का नाम ही फिर भारत कहा जाने लगा। संविधान में भारत नाम को अपनाया गया इसी भरत समूह के नाम पे। ठीक है, अब नोट्स में अगर देखें तो यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे आर्टिकल 1 मेंशन किए हैं, और उसके बाद इंडिया दैट इज भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो नाम पड़ा है इंडस से निकला है, संस्कृत में इसका अर्थ सिंधु होता है। नाम ईरानियों और यूनानियों द्वारा दिया गया है। अगर मान लीजिए आपसे कुछ कभी पूछ लिया जाए ईरानियों तथा मिस्र के या फिर और किसी ईरानियों या फिर अफगानियों ने दिया है, ऐसा कहा भी जा सकता है। क्वेश्चन अगर आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो सिंधु नाम जो दिया गया है किससे, ईरानियों तथा यूनानियों द्वारा सिंधु के बारे में इंदोस तथा हिंदोस कहा गया है, और इससे पूर्व के प्रदेश को इंडिया कहा गया है। फिर भारत जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था। उल्लेख जो है इसका मिला है ऋग्वेद में, जो कि 3500 वर्ष पूर्व का है। फिर यूनियन ऑफ स्टेट जो है एक संघीय व्यवस्था, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत है, जिसमें केंद्र और राज्यों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। जैसे कि आपको पता है कि केंद्र के लिए यहाँ पे केंद्रीय सूची है, और फिर राज्य के लिए राज्य सूची है, जिसे कि स्टेट लिस्ट कहा जाता है, इसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है। और फिर एक समवर्ती सूची है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। इसमें जो भी मेंशन किया गया है, ये सब काम किसको कार्य, इसके लिए कानून किसका कौन बनाएगा, इसको केंद्र बनाएगा। इसमें जो भी अलग किया गया है, इसके लिए कानून जो भी बनाएगा राज्य अपना अपना कानून बनाएगा। और इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। तो यही है शक्ति का विभाजन, है ना। तो यही संघीय व्यवस्था कहलाती है। फिर उसके बाद आते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो अतीत के बारे में किताब से पहले देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। अतीत के बारे में हम कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतीत के बारे में कई तरह से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, ठीक है ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि क्या है, हाथ से लिखा हुआ है, इसके वजह से इसे पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि का अंग्रेजी में, इंग्लिश में मेन्यू स्क्रिप्ट होता है, मतलब कि इसके शब्द का अर्थ मेन्यू स्क्रिप्ट है अंग्रेजी में।
जो कि मेन्यू जो है ना, इसका मेन्यू है वो लैटिन शब्द है, मतलब कि लैटिन से निकला है मेन्यू, और इसका अर्थ है मेन्यू का हाथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेन्यू स्क्रिप्ट जो है लैटिन वर्ड है और मेन्यू स्क्रिप्ट का हिंदी पांडुलिपि है, और मेन्यू का मतलब है हाथ से लिखा होना। और ये लिखा जाता है किस पे, लिखा गया था किस पे, पांडुलिपि जो हमें मिलता है वो प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र के में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा मिलता है। तो अगर पांडुलिपि मिलेगा भी ना आपको तो ताड़पत्र पे लिखा हुआ मिलेगा, या फिर भूर्ज नामक पेड़ के छाल से तैयार विशेष प्रकार से तैयार भोजपत्र पे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके बारे में कुछ देखते हैं कि पांडुलिपि हो गया, मेन्यू स्क्रिप्ट हो गया, लैटिन शब्द है, अर्थ है हाथ है, अर्थ क्या है हाथ, और प्रायः ताड़पत्रों हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भूर्ज पेड़ के छाल से तैयार भोजपत्र पे लिखा हुआ है। ये पांडुलिपि ना अधिकतर आपको मंदिरों और विहारों में से मिलती है, उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है, जहाँ से मिलती है फिर वहाँ से अध्ययन किया जाता है। फिर धार्मिक, इस पांडुलिपि में लिखा हुआ होता है धार्मिक मान्यता वो व्यवहार लिखा होता है, राजा के जीवन के बारे में कुछ बातें लिखी होती है, वो कहाँ विजयी हुआ, कहाँ कहाँ जाकर के युद्ध किया, औषधियों के बारे में लिखा होता है, बहुत सारे दवाएं जो हमारे, जैसे कि आयुष मंत्रालय है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है। तो आयुष मंत्रालय क्या है, आयुष मंत्रालय का कहना है कि हम जो है पौराणिक तरीके से जो औषधियाँ जिसके बारे में जानकारी हमारे पास है तो उसको हम और रिसर्च करेंगे और उसको दुनिया के सामने लाएंगे। तो जितना रिसर्च होगा उतना दुनिया उसको सच मानेगी कि जो पुराना, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हल्दी का दूध पीने से सेहत अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम बढ़िया बनता है। आप कोरोना के समय में देखे थे बहुत सारा काढ़ा सब कोई पी रहा था। तो ये सब क्या है, ये औषधि सब किस में मेंशन है, पुराने सब पांडुलिपि में लिखा हुआ है, तभी तो हम उस चीज़ को अभी तक मानते आए हैं और करते आए हैं। बस यही है कि साइंस के ज़माने में क्या होना चाहिए, साइंस के ज़माने में क्या है कि साइंस के ज़माने में अगर पूरे दुनिया को मनवाना है उस चीज़ को कि हल्दी का दूध पीने से सब कुछ सही होता है, तो उसके बारे में आपको पहले रिसर्च करना होगा, है ना। रिसर्च करना होगा मतलब कि प्रमाण देना होगा आपको कि हाँ हल्दी के दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इस चीज़ का प्रमाण है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इसका प्रमाण दे दिए तो पूरा दुनिया उस चीज़ को अपनाएगा। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, उस आपका कॉपीराइट मिल जाएगा उस चीज़ पे, मतलब हल्दी के दूध पे कॉपीराइट मिल जाएगा एक तरह से, या फिर उसको और डब्बे में बना करके बेच सकेंगे, उस तरह का कोई भी मिल्क शेक या फिर इस तरह का बना करके। तो ये सब होता है, ये सब अभी का वर्तमान के समय का बताया है, लेकिन पांडुलिपि में औषधियाँ भी लिखा है और विज्ञान विषय, पुराने समय में भी विज्ञान विषय पे चर्चा की गई थी। और साथ ही महाकाव्य, कहानियाँ, कविताएं और नाटक भी लिखी गई थी, किसमें, पांडुलिपि में लिखी हुई मिलती है। और पांडुलिपि में भाषाओं का किस तरह का प्रयोग होता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग, प्राकृत भाषा का प्रयोग, तमिल भाषा का प्रयोग होता था। अब प्राकृत भाषा क्या है, प्राकृत भाषा जो है ना संस्कृत के समय से भी पहले का भाषा है, और प्राकृत भाषा जो है आम लोगों का भाषा था उस समय में। तो संस्कृत केवल उस समय ब्राह्मण लोग ज़्यादातर बोलते थे, तो इसलिए संस्कृत भाषा सभी के लिए नहीं था, वो उस समय में ब्राह्मण के लिए था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया उसका क्षेत्र, संस्कृत का बढ़ते गया और भी आम लोग भी कुछ दिन तक पहुंच रहा। फिर उसके बाद लेकिन उस समय प्राकृत में ज़्यादा भाषा यूज होता था। फिर अतीत के बारे में जानने के लिए हम और किस चीज़ का उपयोग करते हैं, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन क्या होता है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है ये रहा आपका इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये क्या है ना, ये एक धातु पे बना हुआ लिखा हुआ लिपि एक है, ठीक है ना। इस पे जो लिपि आप देख रहे हैं ये धातु पे बना हुआ है। तो लिपि लिखने के लिए क्या है ना, धातु या फिर पत्थर जैसा कठोर कोई भी चीज़ होना चाहिए जिसके ऊपर कि उकेरा जा सके लिपि को। तो लिपि जब तक उकेरा नहीं जाएगा तब तक ना ही पढ़ सकेंगे, ना ही उसको देख सकेंगे, ना ही उसको समझ सकेंगे, ना ही उसके अगर उसमें जो लिखा हुआ है उस चीज़ का पालन कर सकेंगे। तो क्या है, उस समय में
अभिलेख भी था इम्पोर्टेंट। अभी के टाइम में सोर्स अगर सबसे बढ़िया है तो अभिलेख है। अभिलेख जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। पांडुलिपि जबकि ख़राब हो जाता है, इसलिए कि ताड़ का पत्ता है तो उस पर फंगस लगेगा, धीरे धीरे सड़ेगा, या फिर पानी में अगर लग गया तो कोई कीड़ा दूसरा लग गया, तो इसकी वजह से पांडुलिपि कम ही बचता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इंस्क्रिप्शन है कहीं पे तो इंस्क्रिप्शन बहुत समय तक रह जाता है। तो ये सोर्स हम लोगों का बहुत बढ़िया सोर्स है। अगर इतिहास के बारे में जानना है या फिर अध्ययन किया जा रहा है तो इतिहास के बारे में जानने के लिए इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो अभिलेख क्या है? पत्थर व धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है। इसमें क्या है, कभी कभी शासक और साथ ही साथ अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, पालन कर सके, है ना। अब कुछ अन्य अभिलेख भी ऐसे भी मिलते हैं जिसमें राजा तथा रानियों के साथ साथ मतलब सहित स्त्री और पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा रानी ही उत्कीर्ण करवाता था, उसको आमजन भी उत्कीर्ण करवाते थे और पुरुष के साथ साथ स्त्री भी करवाती थी। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि अभिलेख पे केवल राजा रानियों और पुरुषों द्वारा ही अपना विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता था तो वो भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि स्त्री भी, जो महिलाएं थी वो भी अपना कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाती थी। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको मिस्र के रोसेट्टा कस्बे में मिलेगा, जहाँ पे एक ही लेख जो है ना कई भाषा तथा लिपि में मिला है। मतलब एक ही लेख है, उसमें लिखा हुआ चीज़ सब एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग है, लिपि अलग अलग है। तो इसमें जो है राजा रानियों का नाम जो है एक छोटे से फ्रेम में अंकित किया गया है, जिसको इस फ्रेम को कारतूस कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि कारतूस का अर्थ क्या है अभिलेखों के उदाहरण में, तो आपका आंसर होना चाहिए कारतूस जो है एक ऐसा मतलब छोटा फ्रेम है जो कि राजा रानियों का नाम अंकित होता था इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इधर। अब आते हैं आर्कोलॉजिस्ट पे, मतलब कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं और पुरातत्वविद का काम क्या है। तो इधर बुक में जो है तो है ही, उसके साथ साथ हम कुछ ऐड किए हैं, तो इसको आप देख लीजिए, जो कि आपका सीएससी के एग्ज़ाम के लिए या स्टेट पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट तो है जो खुदाई करता है या फिर किसी तरह का अध्ययन करता है पुरातत्व स्थल का या सामग्री का, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये सिंपल सा बात हुआ। और भारत में जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक संस्था बना हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें क्या है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका मतलब कि इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1861 में। 1861 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये क्या करती है ना, किसी भी तरह का आर्क एक्टिविटी अगर कहीं हुआ पूरा इंडिया भर में, कहीं भी आर्कोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है इंडिया भर में, तो ये अपना मतलब कि रेगुलेट करती है किसके थ्रू, दो महत्वपूर्ण कानून के तहत ये रेगुलेट करती है किसी भी मतलब की जगह को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अभी तक वर्तमान में 37 सर्कल बना हुआ है। 37 सर्कल बना हुआ है अभी तक। सर्कल क्या है ना, एक क्षेत्र का हिस्सा मान लिया जाता है। जैसे कि आपका राखीगढ़ी इलाका है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का अभी भी साक्ष्य मिलता है, तो उस जगह के क्षेत्र को घेराव कर मतलब कि उस जगह के क्षेत्र को एक दूरी नाप करके कि हाँ इस जगह तक मिल सकता है और थोड़ा सा बफर रख करके उस जगह सर्कल बना दिया जाता है कि उसमें कोई एंट्री नहीं ले सके, या फिर उस जगह सिर्फ पुरातत्वविद ही जा करके या उसके अनुसार ही कार्य हो सके। वहाँ पे जो भी वर्क होगा उसके अनुसार, आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार होगा। तो दो जो एक्ट है ना उसका लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है ना, ये देख लीजिए एक बार। एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 का एक्ट है, जिसका हिंदी प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 है। फिर दूसरा एक्ट है एंटिक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट
एंटिक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972। तो ये सब है जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब कि 2 कानून आपको बता रहे हैं जिससे कि आर्कोलॉजिकल एक्टिविटी पूरे इंडिया में देखी जाती है, रेगुलेट की जाती है। तो इनका पुरातत्वविद का काम क्या है? तो पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करना। मेन यही काम है कि जो भी अगर पुराना इमारत है उसका अवशेष बचा हुआ है, चित्र है, कोई मूर्ति है, तो इन सभी का अध्ययन करती है। इसके अलावा औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करती है। अगर कहीं मिल गया तो मतलब कि वो भी बढ़िया बात है कि आर्कोलॉजिस्ट उसका मतलब कि छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है, इसके वजह से इस तरह का मतलब कि कार्य होता है। बाकी जानवरों, चिड़ियों, मछलियों और हड्डियों को भी ढूंढते हैं। अब इसके ढूंढने का कारण क्या है? अब हड्डियों को ढूंढने का क्या कारण है? हड्डियां इसलिए ढूंढी जाती है तो कि हमें पता चल सके कि उस वक्त के लोग क्या क्या खाना खाते थे, मतलब कि किस तरह से खाना खाते थे, पका करके खाते थे या ऐसे ही खा लेते थे, ये सभी बातें शामिल होती है। तो इसलिए हड्डी को भी ढूंढा जाता है। अब आते हैं सोर्स पे कि सोर्स यही है पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व स्थल सामग्री, यही सब सोर्स है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि एक चीज़ और है, अफगानिस्तान के कंधार से, अफगानिस्तान के इलाका जिसका कंधार जो इलाका है वहाँ से अशोक के अभिलेख मिले, अशोक द ग्रेट के अभिलेख मिले हैं, जो कि लगभग में 2250 वर्ष पूर्व का अभिलेख है, जिसमें ना यूनानी और आरामेइक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। मतलब कि अशोक का जो कंधार में जो अभिलेख है वो यूनानी और आरामेइक 2 अलग अलग लिपि और भाषा में लिखा गया है। लिपि का अर्थ लिखने में प्रयोग होना और भाषा का मतलब भाषा का पढ़ने में उपयोग होता है। अब आते हैं यहाँ पे, अतीत एक है या अनेक है ना? अतीत एक है या अनेक है, मतलब मान लीजिए कि राजा रानी का रहने का एक मतलब कि स्तर होता है। राजा रानी रह रहे हैं बड़े ठाट बाट से, और भी मतलब कि उनका धन संपदा उनके पास है, वो अभिलेख लिखवा सकते हैं, वो पांडुलिपि लिखवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन एक आम जन जो वहाँ रह रहे हैं वो लोग तो ऐसा नहीं करवाएंगे। आम जन जो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं वो लोग तो ऐसा नहीं करवा पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, अतीत बट जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए कि सोर्स हमारे पास कम रहता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अतीत शब्द का प्रयोग यहाँ बहुवचन के रूप में किया गया है। अब ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। एग्जाम्पल के लिए पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन से, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। देखिए क्या कहना है कि पशुपालक या फिर कृषक, इन दोनों का जीवन ना, राजा रानी रहे, चाहे व्यापारी रहे, चाहे शिल्पकार रहे, इन लोगों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, इस चीज़ को आज भी देखा जाता है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। एग्जाम्पल के लिए अंडमान द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करके आदमी लोग वहाँ पे भी जीवन बसर करते हैं जो लोग हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अरे भाई, अतीत से ही तो मतलब कि चलते आ रहा है ये चीज़। तो एक अन्य तरह का और भी भेद है, अलग किस तरह से है। उस समय के शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अभी बताया आपको कि शासक जो है अपने विजय का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाले लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, जिसके कारण से
पुरातत्वविद इस जगह आते हैं और उनके सहायता से हमें जीवन को जानने में मदद मिलती है। इनके जीवन को, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक के जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। और बहुत कुछ जानना शेष भी है, मतलब कि जैसे जैसे मिलते जाएगा वैसे वैसे और भी पता होते चलेगा, कहाँ किस जगह दबा पड़ा है, क्या चीज़, अभी तो मतलब बहुत जानकारी अभी छुपा हुआ ही है। ठीक है, अभी तक तो जितना आया है उतना आया ही है, और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब इस जगह तिथियों का मतलब क्या है, तो तिथियों को एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं, एनो डोमिनी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक डॉट दीजिए और यहाँ पे 0 ईयर जो है ना इस जगह, मतलब 0 साल जब शुरू हुआ था, तो इसलिए शुरू हुआ था, इसको 0 इसलिए बना दिया है कि ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ये 0 ईयर कहलाया। और इसके आगे जो भी ईयर हुआ वो आप एनो डोमिनी के रूप में गिनिए। तो अभी वर्तमान में 2022 भी जो चल रहा है ना, तो ये एनो डोमिनी है या आफ्टर क्राइस्ट है। ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट है। उसी तरह पीछे जाएंगे तो 500 साल BC हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। फिर यहाँ पे 1000 हो जाएगा BC, बिफोर क्राइस्ट। उसी तरह से यहाँ 2000 BC हो जाएगा, सब बिफोर क्राइस्ट, या BCE भी कह सकते हैं इसको, बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर हम इस जगह 2022 में आपको बोल रहे हैं कि अभी से वर्तमान से 6000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, तो 6000 वर्ष पूर्व जो गिना जाएगा ना, तो यहीं से गिना जाएगा, ना कि इस जगह से। ठीक है ना, 6000 वर्ष पूर्व यहाँ से ही गिना जाएगा। ठीक है, तो इस जगह 6000 वर्ष पूर्व आएंगे तो इधर का 4000 BC बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर इस जगह से अगर इस जगह से आपको 6000 मतलब कि वर्ष पूर्व इस जगह से आपको अगर कहा जाए, ठीक है ना, तो ये आपका 6000 BC ही कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर इस 6000 BC को अगर हम अभी जोड़ेंगे तो ये 8000 वर्ष पूर्व बन जाएगा, है ना। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को कि इधर जो भी रहेगा 0 से 1, 0 जो है साल है ईसा मसीह का जन्म, इसके बाद जो है ये एनो डोमिनी कहलाएगा, और इधर जो भी है ये बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा या बिफोर कॉमन ईरा कहलाएगा। और यहाँ से हम जो जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे तो BC कहलाएगा, और 6000 वर्ष पूर्व अगर हम बोलेंगे तो यहाँ से आपका बैक जाएगा, तो यहाँ से बैक जाने पे 4000 वर्ष पूर्व बनेगा, मतलब कि 4000 बिफोर क्राइस्ट बनेगा, BC बनेगा या BCE बनेगा। ठीक है, तो ये तिथि का मतलब आपके सामने हो गया, तिथि ख़त्म हो गया और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। कल हम देखेंगे, कल आरंभिक मानव का खोज, इसमें हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे, कुछ रिवीजन कर लेंगे आज और कल का, जो मतलब कि यस्टरडे और टुडे का हम लोग नेक्स्ट डे में रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा मेहनत भी लग गया, आज दोबारा में हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक पहले वीडियो बनाया तो उसमें आवाज़ ही मतलब कि पता नहीं चला, थोड़ा सा आवाज़ उसमें कम आ गया था किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है आपको, फ्लो में हमको धीरे धीरे आ रहे हैं, इसलिए कि स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फ्लो में जैसे आ जाएंगे एक बार तो फिर उसके बाद चलते रहेगा अपना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।